हेलो स्टूडेंट्स, मानव परिसंचरण तंत्र को अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें परिसंचरण का परिचय और परिसंचरण में क्या क्या पढ़ते हैं अपन ने, रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनी, इन सब का बारे में बताया। रुधिर को अपन डिस्कस कर रहे थे। रुधिर में अपन ने रुधिर का संगठन, प्लाज्मा बताया 55%, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जल 80 से 92%, फिर बताया खनिज लवण और फिर बताया कार्बनिक पदार्थ। खनिज लवण में अपन ने बताया सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। और उसके बाद में बताया अपन ने कार्बनिक पदार्थ में पहला शर्करा, जिसमें अपन ने बताया ग्लूकोज, सामान्य मात्रा बताई 65 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml। दूसरा बताया अपन ने वसा, जो बताया अपन ने कोलेस्ट्रॉल, और रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताई अपन ने 180 मिलीग्राम तक। तीसरा अपन ने डिस्कस किया रुधिर के प्रोटीन। रुधिर प्रोटीन में पहला बताया अपन ने एल्ब्यूमिन, जो कि रुधिर के प्राशन दाब का नियमन करता है। दूसरा बताया अपन ने फाइब्रोनोजन, जो कि रेशेदार प्रोटीन है, रुधिर का थक्का बनाता है। और तीसरा बताया अपन ने ग्लोबुलिन, जिसमें तीन बताया अपन ने अल्फा, बीटा और गामा। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका निर्माण अपन ने बताया था अस्थिमज्जा में। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जीवन काल आरबीसी के लिए, सबसे कम संख्या और सबसे कम जीवन काल बताया अपन ने डब्ल्यूबीसी के लिए। ये अपन ने डिस्कस किया। और केंद्रक की स्थिति बताई, आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और इसी में एक पॉइंट आता है, देखो, जब नवजात आरबीसी यानी जब अस्थिमज्जा में नई आरबीसी बनी है, तो नवजात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन को आयतन ज़्यादा देने के लिए केंद्रक को डिजनरेट किया जाता है, हटाया जाता है। क्योंकि देखो, केंद्रक में मेन होता है आनुवंशिक पदार्थ, और केंद्रक का मुख्य काम है नई कोशिका का निर्माण करवाना, आनुवंशिक पदार्थ है। तो अब नई आरबीसी का निर्माण किससे हो रहा है? स्तंभ कोशिकाओं से, अस्थिमज्जा से। तो आरबीसी का, पुरानी आरबीसी के केंद्रक का कोई रोल नहीं है। तो नवजात आरबीसी में पूछेगा तो केंद्रक पाया जाता है, लेकिन बाद में केंद्रक उसमें डिजनरेट कर दिया जाता है हीमोग्लोबिन को आयतन ज्यादा देने के लिए। उसके बाद में अपन ने उनका आकार और उनका कार्य बताया। आरबीसी में बताया अपन ने हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र का विकास। और प्लेटलेट है रुधिर का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग। अब अपन डिस्कस करने जो जा रहे हैं उसमें है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन तीनों की कमी। अलग अलग रोगों में हमारे शरीर में इनकी संख्या कम या ज्यादा हो जाना, उनके लिए जो मेडिकल वर्ड यूज किए जाते हैं उसकी बात अपन कर रहे हैं। पहला मैं बता रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूं कमी से, आरबीसी की कमी, और एक अधिकता। तो आरबीसी की कमी में लिख रहा हूं इरिथ्रियो, अपने बताया था आरबीसी का लैटिन वर्ड इरिथ्रियोसाइट है, इरिथ्रियोपेनिया। पेनिया शब्द बताता है कमी के लिए, पेनिया शब्द आता है कमी को दर्शाने के लिए। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया डब्ल्यूबीसी की कमी। और प्लेटलेट की कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। आरबीसी की कमी इरिथ्रियोपेनिया, डब्ल्यूबीसी की कमी ल्यूकोसाइटोपेनिया, और प्लेटलेट की कमी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इरिथ्रियोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, और इरिथ्रियोसाइट प्लेटलेट्स जो बताते हैं, सॉरी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। पेनिया शब्द किसको बता रहा है? कमी को बता रहा है। इरिथ्रियोपेनिया, इसी के लिए अपन एक कॉमन वर्ड सुनते हैं आरबीसी की कमी के लिए, जो अपन सुनते हैं भाई प्रचलित, एनीमिया, खून की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया शब्द अपन सुनते हैं। ये ल्यूकोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जैसे अपन पढ़ते हैं डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। अब यही पॉइंट इस तरह से आ जाए, डेंगू और चिकनगुनिया में हो जाता है इरिथ्रियोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डेफिनेटली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इस तरह की स्थिति। और अब जो बता रहा हूं मैं, अगला जो पॉइंट बता रहा हूं वो है अधिकता। ये तो बताई मैंने कमी, और अब मैं बता रहा हूं अधिकता।
कमी के बाद में अधिकता से। कमी से जो मैंने बताया था, कमी वाला जो मैंने बताया था वो इरिथ्रोपेनिया आरबीसी की कमी, ल्यूकोसाइटोपेनिया डब्ल्यूबीसी की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट्स की कमी। अधिकता से आरबीसी की अधिकता इरिथ्रोसाइथेनिया, तो साइथेनिया शब्द आ गया अधिकता के लिए। डब्ल्यूबीसी की अधिकता ल्यूकोसाइथेनिया, और डब्ल्यूबीसी की अधिकता इसके लिए एक अपन कॉमन सुनते हैं ल्यूकेमिया, सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी की अधिकता, और ये हो गया अपने पास में थ्रोम्बोसाइथेनिया। तो कमी के लिए शब्द जोड़ा अपन ने पेनिया, अधिकता के लिए साइथेनिया। ये मेन है जो बार बार जनरल कंपटीशन में सुनते हैं अपन, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो बोला जाता है, ये रोगों में अपन डिस्कस करेंगे। आरबीसी की कमी, देखो कमी के लिए सब जोड़ा अपन ने पेनिया, इनके लैटिन वर्ड के साथ में। अधिकता के लिए जोड़ा अपन ने साइथेनिया। एनीमिया खून की कमी, डब्ल्यूबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिपोर्ट 2017 के अनुसार इंडिया में इंडिया में 90% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी खून की कमी से पीड़ित हैं, एनीमिया से पीड़ित हैं। सीधा सीधा ऐसे बात कर लेते हैं अपन। और इसका सबसे बड़ा कारण है भी खान पान। देखो आरबीसी या हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है आयरन, और आयरन की पूर्ति का मेन स्रोत तो है नॉनवेज, जो भारतीय महिलाओं में चलता नहीं है। और दूसरा सोर्स है हरी पत्तेदार सब्जियां, वो हम वैसे नहीं खाते। क्यों? बेबी को चाट पसंद है कि नहीं है? महिलाओं में चाट अपने ज्यादा चलता है अभी। तो जो हीमोग्लोबिन है आयरन, उसके लिए मुख्य घटक हो गया। आयरन की पूर्ति के लिए नॉनवेज मेन सोर्स हो गया। अब देखो जो शीतोष्ण कटिबंध की कंट्री हैं, यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, उनमें खूब नॉनवेज चलता है, इसलिए वो खूब हेल्दी हैं और उठा उठा के पटकती हैं रिंग के अंदर। और दूसरा सोर्स मैंने बताया हरी पत्तेदार सब्जियां। तो सब्जियां आयरन की पूर्ति के लिए अपने को हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करनी चाहिए। और इसी में दूसरा पॉइंट मैं जो जोड़ने जा रहा हूं, जब बेबी का बर्थ होता है, यानी बच्चे के जन्म के समय उसकी बच्चे की मृत्यु या मां की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता है ये एनीमिक होना, खून की कमी से पीड़ित होना, हीमोग्लोबिन की कमी से पीड़ित होना। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। ये जो जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आयरन की पूर्ति के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियों या जैसे नॉनवेज सेवन करते हैं तो उनका अपने को सेवन करना चाहिए आयरन की पूर्ति के लिए। अभी राजस्थान पत्रिका में अगर आपने ध्यान दिया हो तो, अभी की बात तो नहीं, अपने लगभग लॉकडाउन से पहले की बात करें, राजस्थान पत्रिका ने एक बार सर्वे करवाया था, उसमें एक न्यूज आई थी, सर्वे नहीं, राजस्थान पत्रिका में न्यूज आई थी कि अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था। और ब्लड डोनेशन कैंप जब आयोजित किया गया तो उसमें जब जो जितना भी स्टूडेंट्स पढ़ता है, यूथ ही है सारा, वो ब्लड डोनेट करने गए थे, तो 38% यूथ को वापस भेजा गया था, क्योंकि वो खुद ही एनेमिक थे, यानी वो खुद ही खून देने की स्थिति में, उनको तो खुद को खून चाहिए, उनको वो ब्लड डोनेशन कहां से करेंगे? ये तो यूथ की स्थिति है। तो एक्चुअल में क्या है कि अपन खाते, ऐसा नहीं है कि खाते नहीं है, खाते तो अपन खूब हैं, लेकिन एक्चुअल में पोषण जो है, पौष्टिक जो चीजें हैं उनके ऊपर अपन कम ध्यान देते हैं और हम स्वादिष्ट चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो स्वादिष्ट चीजें हमें बहुत ही कम, यानी जो ओकेजनली जिसको बोलेंगे, वो सेवन होना चाहिए। जबकि पौष्टिक चीजें, यानी और पौष्टिक चीजों में खासतौर से एक ही चीज है, सब्जियां और फ्रूट और वेजिटेबल्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए।
और एक प्रोटीन रिच भोजन। प्रोटीन बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे बॉडी के ऑर्गेन्स की मरम्मत हो, चाहे कुछ ही हो, या बॉडी की स्ट्रक्चर हो। अपनी बॉडी का बॉडी बिल्डिंग पदार्थ प्रोटीन ही बोला जाता है। और प्रोटीन की पूर्ति के लिए या तो नॉन वेज या फिर जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है, दूध वगैरह, ये सारा, तो ये हमें रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अपन डॉक्टर को हम चाहे इलाज के नाम पर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, और वो पैसा एक बार में कितना लग जाता है, खाने पे खर्च नहीं करते। हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और महिलाएं तो खास तौर से इसमें खाने में इतनी कंजूसी होती है, लेकिन वहां अपन जाके डॉक्टर को आराम से दे आएंगे। तो अगर बताओ वही पैसा हम प्रॉपर खाने पे खर्च कर लें तो क्या हमें डॉक्टरों को देने की जरूरत पड़ेगी क्या? ये तो ध्यान रखो इसको कि खाने पे जितना हो सके ज्यादा प्रॉपर, वो भी पौष्टिक चीजों पे। ये नहीं कि तुम नई तरह तरह के चाट मंगा के खा रहे हो, वो खाना नहीं है। पौष्टिक चीजों, फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको खासतौर से यूज किया करो भोजन के अंदर, ये रहता है। तो अभी अपन ने जो डिस्कशन किया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के लिए जो सामान्य पॉइंट मैंने बताए, इसके बाद में इन्हीं से कुछ जो पॉइंट मैं जोड़ रहा हूं, इसके बाद का जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से संबंधित एक बार मैं रिकेप कर जैसे देख रहा हूं, जहां से बताए थे अपन ने निर्माण, संख्या, जीवनकाल, केंद्रक, आकार, कार्य, और उसके बाद में डिस्कशन किया मैंने कि कमी से, स्थिति और अधिकता से। ये जो स्थिति बताई हमारे शरीर में की जब कमी अधिकता, उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, ये जो डिस्कशन किया अपन ने। इसमें कुछ पॉइंटर अपन और जोड़ेंगे, और वो पॉइंट क्या जोड़ेंगे, एक तो मैंने बताया था भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत ग्रंथि, लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत ग्रंथि में होता है, कुछ मात्रा में पिलिया में, इस तरह से बताते हैं। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूं वो ये कि आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो नाम आएगा हीमोग्लोबिन। नंबर 3, नवजात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नवजात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये पॉइंट जो अपन ने बताए थे। तो भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत ग्रंथि में होता है, आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक जो अपन पढ़ेंगे अभी हीमोग्लोबिन, और नवजात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाद में उसको हीमोग्लोबिन को ज्यादा आयतन देने के लिए आरबीसी में से केंद्रक को डिजनरेट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में जो अपन आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो अपन ने बताया रुधिर कणी, ब्लड प्लाज्मा पढ़ा और फिर रुधिर कणिकाएं पढ़ी, उसके बाद में हम जो आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ब्लड कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा, रुधिर कणिकाओं को ले लिया। अब रुधिर कणिकाओं में पहले अपन आरबीसी में जो बता रहे थे उसका कार्य जो है ऑक्सीजन का परिवहन, उसके लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के लिए बोला जाता है कि अभी जो मैंने लिखवाया कि आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। एक्चुअल में श्वसन वर्णक किसको बोलेंगे, जो श्वसन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आवश्यक होती है, और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, क्योंकि आरबीसी का रंग वर्णक जो अपन पिगमेंट बोलते हैं, रंग जो होता है, आरबीसी का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम कर रहा है, तो ये श्वसन वर्णक कहलाता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए पहला पॉइंट तो मैं ये लिख रहा हूं कि ये है क्या, अभी
आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक, आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक, पहली चीज तो ये। दूसरा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बताएं तो अगर पूछेगा पुरुष में एवरेज रूप से बताते हैं भाई 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। 100 ml रुधिर में 14 से 16 ग्राम। अभी तक ध्यान रखना, देखो ग्लूकोज की मात्रा बताई अपन ने, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बताई, वो अपन ने बताई थी डीएल में बताई थी, लेकिन वहां था मिलीग्राम, या मैंने लिखा है ग्राम, ध्यान रखना। तो 14 से 16 ग्राम 100 ml, और अगर ये इस रूप में आ जाए 14 से 16 मिलीग्राम, तो फिर पर आएगा 10 ml। समझ रहे हो? ये 100 ml में ये ग्राम में मात्रा दे रखी है, अगर ये मिलीग्राम में देगा तो फिर 10 ml हो जाएगा, वही 10वां हिस्सा होकर। पुरुष में तो ये स्थिति हो गई। बात करें महिला में बताया जाता है ये 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, ये महिला में बताया जाता है। पुरुष में 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा। फिर देखो हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर ऑफ हीमोग्लोबिन, तो नाम आएगा बैंगनी। हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा है भाई? बैंगनी है। ध्यान रखना, लाल अपन सीधा बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन का खुद का रंग लाल नहीं है, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग कैसा है? बैंगनी। अगर ये इस तरह से आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, तब नाम आएगा चमकदार लाल, स्पार्कल रेड। तो हीमोग्लोबिन का खुद का रंग लाल नहीं है, हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी बताते हैं अपन। आयरन जो उसमें प्रेजेंट है, जब आयरन पर ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है, उसके बाद में एक तरह से कहें कि ऑक्सीडेशन, तो वो चमकदार लाल रंग बोला जाता है। तो हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग बैंगनी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा हुआ भी? चमकदार लाल। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में तत्व कौन सा मौजूद है? आयरन। और उसकी कौन से, देखो आयरन की अपन दो ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, फेरस फेरिक, Fe+2 और Fe+3। फिर तो आयरन में, हीमोग्लोबिन में आयरन कौन से रूप में पाया जा रहा है अभी? Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जा रहा है, फेरस वाली स्थिति जो बोलेंगे। और ये पाया जाता है जो चार पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। ये पोरफायरिन वलय प्रोटीन होती है जिनकी संख्या होती है 4 से घिरा होता है। ये हीमोग्लोबिन की स्थिति अणु की। तो हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है। ये जो मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक, इसकी मात्रा पुरुष महिला में, इसका प्राकृतिक रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व की स्थिति। और हीमोग्लोबिन का कार्य की अगर बात करें, कार्य तो वो है भाई ऑक्सीजन का
परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, O2 का परिवहन कर रहा है। और ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणु, एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणु का परिवहन करता है। परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु लेकर जाता है भाई? 4 अणु। 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन का एक अणु। ये स्थिति आती है इसमें। अब ये जो अपन ने डिस्कस किया यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाला श्वसन वर्णक, इसकी मात्रा पुरुष महिला में, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन में आयरन की स्थिति और हीमोग्लोबिन का कार्य। ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणु का परिवहन करता है। और इसी को इसी रूप में भी आ जाता है। इसी से आगे जोड़ रहा हूं मैं, ये जो पॉइंट लिखे हैं अपन ने, इसी में आगे हीमोग्लोबिन के लिए 100 ml रुधिर में 100 ml रुधिर द्वारा 19.80 ml 100 ml रुधिर द्वारा 19.80 ml O2 का परिवहन होता है। तो दोनों तरह से बता दिया मैंने। हीमोग्लोबिन के आधार पे मैंने बोल दिया कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 अणु ऑक्सीजन का लेके जाता है। और अगर आयतन के आधार पे बोलेंगे तो 100 ml रुधिर में कितनी O2 का परिवहन हो रहा है? 19.80 ml O2 का परिवहन हो रहा है। ये उसके बाद में देखो, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस, हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस। अब इसमें भी जनरली आंसर हम क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन। लेकिन ध्यान रखना अब इसमें हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस पूछेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2 पे आता है CO2, नंबर 3 पे ओजोन और फिर ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता कौन सी गैस से है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। उसके बाद में CO2, फिर ओजोन, फिर ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन, जैसे अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बंद कमरे में अंगीठी यानी कोयला जलाया, बंद कमरे का मतलब है वायु की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वो हुआ कौन सा? अपूर्ण दहन। जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की कमी में जलता है तो उसको अपन अपूर्ण दहन कहते हैं, और पूर्ण मात्रा में जलता है तो पूर्ण दहन कहते हैं। अपूर्ण दहन होता है तो भाई कार्बनिक पदार्थ जलेगा तो कार्बन की गैसें बनेगी, तो CO2 बनती है पूर्ण दहन में और CO बनती है अपूर्ण दहन में। कोयले के अंगीठी में कोयला जलने से, अपूर्ण दहन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। जो व्यक्ति वहां पर सो रहा है उसके जब वो श्वास क्रिया कर रहा है तो श्वास में वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में जाने लग गई। और हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज्यादा है। कार्बन, एक मिनट, ये पॉइंट मैं यहां पर नोट करके लिख रहा हूं। CO की बंधुता O2 की तुलना में 250 गुना ज्यादा है। यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों में जाने लगी तो अब हीमोग्लोबिन पर कार्बन मोनोऑक्साइड का संयोग होगा ऑक्सीजन की जगह, और विषैला पदार्थ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन द्वारा O2 परिवहन की क्षमता समाप्त हो जाती है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है अगर उसे सही समय पे संभाला नहीं जाए तो अगर पूछेगा जनरली वर्क की हीमोग्लोबिन किस गैस का परिवहन कर रहा है तो ऑक्सीजन आएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन की बंधुता कौन सी गैस से ज्यादा है तो आप आंसर ऑक्सीजन नहीं दोगे, तब आंसर क्या दोगे भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड।
ये उसमें आंसर दिया जाएगा। तो हीमोग्लोबिन से संबंधित अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए। उसमें देखो पहले अपन ने बताया हीमोग्लोबिन आरबीसी में उपस्थित श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष महिला में, हीमोग्लोबिन का प्राकृतिक रंग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व कौन सी अवस्था में, जो अपन ने बताया Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में, और 4 पोरफायरिन वलय से घिरा होता है, प्रोटीन वलय होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य O2 का परिवहन करना है, जिसमें एक हीमोग्लोबिन अणु 4 O2 अणु का परिवहन करता है। और इसी के साथ में मैंने बताया कि अगर ये ऐसे पूछा जाए 100 ml रुधिर में कितने O2 का परिवहन हो रहा है, तो 19.80 ml। हीमोग्लोबिन से सर्वाधिक बंधुता वाली गैस, ये क्रम बताया मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता O2 की तुलना में 250 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। ये अपन ने हीमोग्लोबिन से संबंधित जो पॉइंट डिस्कस किए। इसके बाद में जो आरबीसी में अपन ने आरबीसी का कार्य हीमोग्लोबिन का बता दिया अपन ने, हीमोग्लोबिन से संबंधित हो गया वो O2 का परिवहन करना है। ये तो हुआ जो अपन ने बताया आरबीसी वाला हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद में अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं अपन डब्ल्यूबीसी के प्रकार, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो डब्ल्यूबीसी अपन ने कॉमन पढ़ा अभी। अब डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग कैटेगरी में है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी को सबसे पहले 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक डब्ल्यूबीसी बोली जाती है अभी कणात्मक ग्रेन्यूल, और एक डब्ल्यूबीसी बोली जाती है अकणात्मक एग्रेन्यूल। एक तो कणात्मक ग्रेन्यूल और एक बोली जाती है अकणात्मक एग्रेन्यूल। कणात्मक डब्ल्यूबीसी जैसा नाम से आ रहा है, और एग्रेन्यूल। कणात्मक डब्ल्यूबीसी, इनको देखो लेबोरेटरी में जो रंजक अपन शब्द सुनते हैं या अभिरंजक, रंजक कलर प्रदान कर रहा, रंग प्रदान करना। कणात्मक डब्ल्यूबीसी को अभिरंजन प्रकृति के आधार पर 3 नाम दिए जाते हैं। एक नाम तो दिया जाता है इओसिनोफिल्स, एक नाम तो मैं लिख रहा हूं इओसिनोफिल्स, पहले प्रकार की डब्ल्यूबीसी। और दूसरा जो नाम दिया जाता है इओसिनोफिल्स, दूसरा नाम दिया जाता है बेसोफिल्स, और तीसरा नाम दिया जाता है न्यूट्रोफिल्स। अब पहले तो ये नाम देखो तीनों, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, 3 नाम लिखे हैं मैंने। अभी मैंने बताया कणात्मक डब्ल्यूबीसी को जो है इनकी अभिरंजक द्वारा इनकी पहचान होती है। अभिरंजक जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं कलरिंग करने के लिए, और अभिरंजक जो होते हैं वो 2 प्रकृति के बताए जाते हैं, अम्लीय और क्षारीय। यहां पर एक बार बता रहा हूं, अम्लीय अभिरंजक, अम्लीय अभिरंजक का नाम है इओसिन, और क्षारीय अभिरंजक, क्षारीय अभिरंजक का नाम है बेसिन। अम्लीय अभिरंजक का नाम इओसिन, क्षारीय अभिरंजक का नाम बेसिन। अब जो कणात्मक डब्ल्यूबीसी इओसिन द्वारा रंजित होती है, इओसिन द्वारा रंजित हो गया कलरिंग, वो उनका तो नाम बन गया इओसिनोफिल्स। जो डब्ल्यूबीसी कणात्मक डब्ल्यूबीसी क्षारीय अभिरंजक बेसिन से रंजित होती है, उनका नाम हो गया बेसोफिल्स। और जो अभिरंजित नहीं होती, न तो इससे न इससे, वो कौन सी हो गई, न्यूट्रोफिल्स। रंजित नहीं होती, जो रंजित नहीं होती वो कौन सी हो गई भाई, न्यूट्रोफिल्स, ये वाली जो बताई। तो ये इनका जो ये नाम है 3 समझ लेना। प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जो अभिरंजक यूज करते हैं इनकी पहचान के लिए, अभिरंजक एक तरह से सीधा जो कलर प्रदान करते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय अभिरंजक इओसिन, क्षारीय अभिरंजक बेसिन। इओसिन से रंजित होने वाली इओसिनोफिल्स, क्षारीय बेसिन से होने वाली बेसोफिल्स। जिन पे जो रंजित नहीं होती वो कौन सी होगी, न्यूट्रो अपन जो शब्द यूज कर लेते हैं उदासीन के लिए। तो ये जो मैंने बताया कि
अपन जो अभिरंजक के आधार पर तीनों नाम जो दिए गए कणात्मक WBC के। अब ये तो नाम इनके हो गए। अकणात्मक WBC जो कि घुलनशील रूप में होती है, अकणात्मक WBC को दो नाम दिए जाते हैं, और ये जो नाम दिए जाते हैं तो नंबर 4 यहाँ डाल देंगे अपन। एक नाम तो दिया जाता है मोनोसाइट इनके अणु के आधार पर, और एक नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट। अब साइट शब्द का मतलब मैंने बताया था अणु, मोनोसाइट और ये लिम्फोसाइट। तो ओवरऑल 5 प्रकार की WBC हो गई। ये तीनों कणात्मक, दो लिखी है मैंने, मोनोसाइट लिम्फोसाइट, ये हो गई अकणात्मक। मोनो शब्द आता है एकल, ये एकल वृहद अणु होते हैं, सबसे बड़ी WBC एकल वृहद अणु। और लिम्फ अपन बोलते हैं लसिका, जो अपन रुधिर का ही पार्ट बोलते हैं, जो पढ़ेंगे अपन आगे। लिम्फोसाइट लसिका अणु, इसके भी 2 वर्ग होते हैं, T और B, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो कणात्मक WBC में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, अकणात्मक में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ओवरऑल 5 प्रकार की WBC हो गई। अब कॉमन क्वेश्चन कि 5 प्रकार की WBC हैं, तो सबसे पहला तो ये कि इनमें सबसे ज्यादा कौन सी है। तो सर्वाधिक संख्या किसकी है भाई, न्यूट्रोफिल्स की, और ये है भाई न्यूनतम। जो WBC सबसे ज्यादा है वो न्यूट्रोफिल्स, और जो सबसे कम है वो बेसोफिल्स। सबसे बड़ी साइज के आधार पर सबसे बड़ी WBC हो गई मोनोसाइट, और सबसे छोटी WBC वो हो गई लिम्फोसाइट। तो कॉमन जो पॉइंट हो गए बताओ, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है न्यूट्रोफिल्स WBC की, सबसे कम संख्या किसकी है बेसोफिल्स की, सबसे बड़ी कौन सी है मोनोसाइट, और सबसे छोटी कौन सी है लिम्फोसाइट। ये WBC का वर्गीकरण जो अपन ने किया। अब ये 5 प्रकार की WBC हैं, इनका कार्य, पांचों WBC अलग अलग रूप में कैसे कार्य करती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होती है ना, ये जो दोनों WBC हैं, दोनों का काम एक सा जैसा होता है। इनका काम है रोगाणुओं का भक्षण, रोगाणुओं का भक्षण, फैगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, रोगाणुओं का भक्षण करना। अपन ने कल डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में जो भी सूक्ष्म जीव रोगाणु परजीवी प्रकृति के हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं, वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे खाने का बताया था अपन ने, खाने के साथ गए लार में लाइसोजाइम ने खत्म किया, फिर आमाशय में जठरस HCl ने खत्म किया, उसके बाद में छोटी आंत में बच गए, जो छोटी आंत में जाकर ये जब भोजन अवशोषित होता है उसके साथ में ये भी रुधिर तंत्र में शामिल हो जाता है। रुधिर में जाने के बाद इनका भक्षण जो करती हैं वो ये करती हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। ये दोनों इन्हीं का, देखो मोनोसाइट का ही वृहद अणु बोला जाता है मैक्रोफेज, एक नाम पढ़ते हैं अपन, जो रोग पढ़ेंगे तब मैं प्रतिरक्षा तंत्र में बताऊंगा। मैक्रोफेज मोनोसाइट का ही वृहद रूप है, बड़ा रूप है, जो सीधा रोगाणु को अटैक करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट दोनों का काम हो गया रोगाणु का भक्षण। तो हमारे रुधिर तंत्र में या प्रतिरक्षा तंत्र में प्रथम सुरक्षा पंक्ति इनको माना जाता है। तो रुधिर तंत्र में, प्रतिरक्षा तंत्र में प्रथम सुरक्षा पंक्ति बोला जाता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को। ये जनरल क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये दोनों तो हो गई, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट का कार्य क्या हो गया, रोगाणु का भक्षण करना। और ये जो दोनों है ना, ये रोगाणु जो, जिसके लिए अपन एंटीजन शब्द भी यूज करते हैं, उन एंटीजन को ये प्रदर्शित करती है लिम्फोसाइट। उन एंटीजन को प्रदर्शित करती है किसके सामने, वह सीधी सी ये हो गई कि पकड़ लाए चोर को और राजा के सामने पेश कर दिया कि ये चोर है, अब देखो इसका क्या इलाज करना है। तो रोगाणु जो अपनी बॉडी में आए उनका भक्षण इन्होंने किया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ने, और फिर किसको प्रदर्शित करती है, लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट का काम है रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी तैयार करना। एंटीजन, रोगाणु जो है, रोगाणु के प्रति एंटीबॉडी तैयार करना।
ये काम किसका हो गया भाई? लिम्फोसाइट का। रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी तैयार करने का काम वो लिम्फोसाइट का है। रोगाणु का भक्षण, रोगाणु के प्रति एंटीबॉडी तैयार करने का काम बेसोफिल्स। अब ये दो बच गई, दोनों का काम देखें अपन। एक तो बताया इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। देखो बेसोफिल्स को एक नाम दिया जाता है मास्ट सेल्स, क्योंकि इनके द्वारा हिस्टामिन का स्राव होता है। हिस्टामिन का स्राव होता है। और हिस्टामिन क्या काम करता है? देखो दो आते हैं, एक तो हिस्टामिन आता है, एक हिपेरिन आता है। हिस्टामिन और हिपेरिन दो ये भी प्रोटीन है, और हिस्टामिन और हिपेरिन जो काम करते हैं ना, उसके बारे में अपन करें तो बेसोफिल्स के द्वारा होता है हिस्टामिन व हिपेरिन का स्राव। हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव ये इनके द्वारा होता है, बेसोफिल्स के द्वारा। दो मैंने यहाँ लिखे। तो हिस्टामिन और हिपेरिन इनका काम अभी अपन अलग से ले लेंगे, एक बार बताएंगे। चलो ले लेता हूँ यहाँ पर। बेसोफिल्स WBC जो बना रही है, हिस्टामिन और हिपेरिन का स्राव कर रही है। ये काम अपने लीवर में होता है, ध्यान रखना। ये जो है हिस्टामिन और हिपेरिन लीवर में बनते हैं बेसोफिल्स WBC के द्वारा। तो हिस्टामिन का काम क्या है? रुधिर वाहिनियों को प्रसारित करना, रुधिर वाहिनियों का प्रसार करना। और हिपेरिन काम करता है ब्लड क्लॉटिंग के अपोजिट। ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं अपन, रुधिर को गाढ़ा करना, उसको बहने से रोकने का काम। और हिपेरिन होता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन पूछा जाता है ये हमारे रुधिर में एंटी ब्लड क्लॉटिंग पदार्थ कौन सा होता है? तो नाम आएगा हिपेरिन का। अजय बताओ, चोट अपने रुधिर का थक्का कब बनता है? जब अपने चोट लगती है। अब चोट तो अपने कभी बाय द वे कोई केस में बाहर लग गई, तब कोई दुर्घटना हुई तभी तो लगी ना। ये थोड़ी है कि अपन रोज बाहर जाते हैं और सिर फुड़ा के आते हैं। अब चोट तो कभी कभी लगती है, तब रुधिर के थक्के की जरूरत होती है। लेकिन बॉडी में तो ब्लड का सर्कुलेशन लगातार हो रहा है, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में होता रहे, उसके लिए उसका गाढ़ा रहना जरूरी है या पतला रहना जरूरी है? ऑब्वियसली पतला रहना जरूरी है। तो हिपेरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम कर रहा है, ब्लड में घुलकर उसको डाइल्यूट करता है, तनु करता है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो हिपेरिन ने एंटी ब्लड क्लॉटिंग का काम किया, रुधिर को गाढ़ा करने से रोका। तो ये क्वेश्चन एक ये आता है हिपेरिन। दूसरा हिस्टामिन जो है वो मैंने बताया रुधिर वाहिनियों का प्रसारित करने का काम। जब भी अपने कभी चोट लगती है ना, और सॉरी हिस्टामिन ने जो मैंने बताया रुधिर वाहिनियों का प्रसार कर रहा है, ये स्थिति कब होगी? जब अपने को अगर रुधिर में संकुचन, रुधिर वाहिनियों का संकुचन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उस ब्लड प्रेशर को नियमित करने के लिए हिस्टामिन ने क्या किया? रुधिर वाहिनियों का प्रसार किया, ताकि ब्लड तेजी से आगे प्रवाहित हो सके। तो जैसे अपनी बॉडी में डिमांड रही कि किसी भी बॉडी ऑर्गन में ब्लड तेजी से पहुंचना है, तो हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो तो बढ़ गया, लेकिन रुधिर वाहिनियों का प्रसार भी तो जरूरी है, ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। ये स्थिति रहती है। अच्छा, एलर्जी के समय हिस्टामिन की मात्रा बढ़ जाती है, ये कॉमन पॉइंट है, क्योंकि एलर्जी में अपनी रुधिर वाहिनियों का संकुचन होता है, और रुधिर वाहिनियों का प्रसार करने का काम कौन कर रहा है? हिस्टामिन कर रहा है। उस समय ऑब्वियसली इसकी मात्रा बढ़ना स्वाभाविक है। इयोसिनोफिल्स है, इसका काम है एलर्जी के प्रति सुरक्षा। एलर्जी के प्रति सुरक्षा। एलर्जी के प्रति सुरक्षा। अच्छा, एलर्जी किसको बोलते हैं अपन? रोगों में पढ़ेंगे अपन। एलर्जी असंक्रामक रोग है। अरे जनरल में अपन बोलते नहीं है क्या कि तू तो मेरे को नजर ही मत आ, तेरे से तो मेरे को सख्त एलर्जी है, यानी तेरे को देखते ही मेरे तन बदन में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। तो एलर्जी अपन किसी भी ये विशेष कण जिनके प्रति हमारे शरीर में आकस्मिक संवेदना प्रकट होती है। अब मैंने बोला विशेष कण और आकस्मिक संवेदना। अब ये विशेष कण जो है वो धूल कण भी हो सकते हैं, धुआं कण भी हो सकते हैं, खासतौर से परागकण अपन बोलते हैं, पुष्पों में जो पढ़ते हैं अपन, परागकण पादपों के अंदर। इसी प्रकार से कोई भी केमिकल। तो ये जो पदार्थ हैं, ये विशेष कण जिनके प्रति हमारे शरीर में आकस्मिक संवेदना। अब आकस्मिक संवेदना प्रकट होने का मतलब है उन के प्रति अपन जो दर्शा रहे हैं, अनुक्रिया दर्शा रहे हैं,
इन विशेष कणों के प्रति। अब इसमें आकस्मिक संवेदना क्या हो गई, हमारे आंखों से पानी आने लग गया, आंखों में जलन होने लगी, त्वचा पर खुजली होने लग गई, लाल रंग के दाने बन गए, श्वास नली में संकुचन हो गया, छींक आने लग गई, ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। तो एलर्जी के प्रति सुरक्षा का काम कौन करती हैं भाई, इओसिनोफिल्स करती हैं। तो मैंने WBC के 5 प्रकार लिखे हैं, 2 वर्गों में बांटते हैं इनको, कणात्मक और अकणात्मक। कणात्मक WBC में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये नाम मैंने बताए अभिरंजक प्रकृति के आधार पर। इओसिन अम्लीय अभिरंजक होता है, उससे जो रंजित होती है वो तो हो गई इओसिनोफिल्स। बेसिन क्षारीय अभिरंजक होता है, उससे जो रंजित होती है वो बेसोफिल्स, और जो अभिरंजित नहीं होती न अम्लीय से न क्षारीय से वो हो गई न्यूट्रोफिल्स। अकणात्मक में 2 नाम आ गए, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये साइज के आधार पर, मोनो देखो शब्द आता है एकल वृहद अणु, साइट अणु हो गया, एकल बड़े अणु होते हैं मोनोसाइट, तो सबसे बड़ी WBC बोली जाती है। और लिम्फोसाइट, लिम्फ बोलते हैं लसिका, रुधिर का पार्ट है, लसिका अणु, वो लिम्फोसाइट हो गई, जो हो गई सबसे छोटी। लिम्फोसाइट में मैंने बताया 2 होती हैं, T और B। प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे तब अपन उसको डिस्कस करेंगे। इनका जैसे मैंने बताया न्यूट्रोफिल मोनोसाइट का काम है, दोनों का एक जैसा काम है, रोगाणुओं का भक्षण करना। तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में प्रथम सुरक्षा पंक्ति इनको बोला जाता है, रोगाणुओं का सबसे पहला सामना ये करती है, और उन रोगाणुओं को प्रकट करती है किसके सामने, लिम्फोसाइट के सामने, इनके सामने प्रदर्शित करना। लिम्फोसाइट इन रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी तैयार करती है। प्रतिरक्षा तंत्र में अपन एक पढ़ते हैं अर्जित प्रतिरक्षा, अभी थोड़ा सा मैं जनरल वैसे बता रहा हूं, टीकाकरण। टीकाकरण अर्जित प्रतिरक्षा ही है। और टीकाकरण में हमारी बॉडी में जो एंटर कराया जाता है, जैसे अपने को बच्चे को जन्म के बाद में अपन एक टीका नाम, जैसे एक एग्जांपल ले लो, BCG टीबी का टीका है, बैसिलस कैलमेटिगुरिन। अब टीका BCG का लगाया गया तो हमारी बॉडी में क्या एंटर कराया गया, ध्यान है, क्वेश्चन भी आता है ये, रोगाणु जब लगाया जाता है तो शरीर में किसको एंटर कराया जाता है, एंटीजन को। यहां एंटीजन से मतलब है रोगाणु। अब BCG टीका है टीबी के लिए, तो टीबी के बैक्टीरिया को बॉडी में प्रवेश करा रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये भी कोई बात है क्या, एक तो टीका लगा रहे हो और उसमें भी खुद ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर भेज रहे हो, लेकिन ऐसा ही होता है। रोगाणु को अर्धमृत रूप में या मृत रूप में, यानी इस स्थिति में कि वो हमारी बॉडी में इंफेक्शन न कर दे, उसको हमारी बॉडी में एंटर कराया जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में जाएगा, रुधिर तंत्र में शामिल होगा, प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूट्रोफिल मोनोसाइट उसको घेरेंगी, उस रोगाणु को किसके सामने प्रदर्शित करेंगी, लिम्फोसाइट के सामने। और लिम्फोसाइट उस एंटीजन या रोगाणु के लिए क्या तैयार करेगा, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जो आगे के लिए हमें उस रोगाणु के प्रति सुरक्षा देती है। यानी भविष्य में अगर वो रोगाणु फिर बॉडी में गया तो जो एंटीबॉडी मौजूद है वो तुरंत उसकी पहचान के अनुसार तो बनती हैं, वो उसको तुरंत समाप्त करने का काम करती हैं। तो इस तरह से अलग अलग रोगों के टीके लगाकर एंटीजन भेज कर हम बॉडी में एंटीबॉडी तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। समझ में आ गया। और बाकी रोग जब अपन प्रतिरक्षा तंत्र डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। ये WBC के प्रकार मैंने बताए, RBC में हीमोग्लोबिन बताया और WBC में अपन ने डिस्कस किया WBC के प्रकार। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, रुधिर कणिकाओं में जो आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तीसरी जो बच गई प्लेटलेट। प्लेटलेट का कार्य बताया था अपन ने, थक्का बना, थक्का बनने की क्रिया विधि। देखो जब भी अपने चोट लगती है ना, शारीरिक ऊतक डैमेज होते हैं, चोट लगती है तो, और रुधिर का स्राव शुरू होता है, जो सूक्ष्म रुधिर वाहिनियां केशिका वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है, रुधिर का बहना शुरू हो जाता है। और अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो धीरे धीरे हमारी बॉडी से ब्लड बाहर आ जाएगा। तो चोट लगने पर रुधिर जो स्राव शुरू हो गया बॉडी से बाहर, उसको रोकने की क्रिया विधि है रुधिर का थक्का बनना, ताकि ब्लड की हानि को रोका जा सके। जैसे अपने को चोट लगती है ना, सबसे पहले रुधिर वाहिनियों में स्राव होता है सीरोटोनिन का, जो कि एक तरह हार्मोन के रूप में बोला जाता है। सीरोटोनिन हमारी रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। अभी मैंने बताया था हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों का प्रसार करता है, सीरोटोनिन रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। तो सीरोटोनिन जब रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है ना, तो ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा धीमा होता है। और जब अपने चोट लगती है तो थक्का बनने की क्रिया विधि में
सबसे पहला पॉइंट जो हो गया चोट लगना, क्योंकि ये इसी से संबंधित है। चोट लगना, चोट लगने का मतलब है क्षतिग्रस्त तक, डैमेज टिश्यू। और चोट लगते ही बताओ क्या होगा? चोट लगते ही है रुधिर का बहना या स्राव जो बोलेंगे अपन, रुधिर का बहना शुरू हो गया। और रुधिर का जब बहना शुरू हुआ तो हमारी जो प्लेटलेट है ना, उनका वायु से संपर्क हुआ। वायु संपर्क से प्लेटलेट्स का विखंडन। ध्यान देना पॉइंट टू पॉइंट। चोट लगते ही क्या हुआ भाई? रुधिर का बहना शुरू हुआ। रुधिर का बहना शुरू हुआ, अब ध्यान रखना ये जो काम हुआ उसमें एक काम और हो रहा है साथ में, जो मैंने बोला भी, सेरोटोनिन रुधिर वाहिनियों के द्वार में से स्रावित होता है और वो रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है। तो पहला तो वही काम करता है सबसे पहले, ताकि ब्लड का फ्लो धीमा हो जाए। वायु जैसे ही क्षतिग्रस्त ऊतक है वहां पर वायु के संपर्क से हमारे ब्लड में क्या हुआ? प्लेटलेट का विखंडन। और प्लेटलेट के विखंडन से क्लॉटिंग कारक का मुक्त होना। क्लॉटिंग कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त होना। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग कारक, इसका मुक्त होना प्लेटलेट के विखंडन से, जब वायु से प्लेटलेट का संपर्क हुआ रुधिर में, क्लॉटिंग कारक का मुक्त होना। और ये क्लॉटिंग कारक मुक्त होगा ना, ये क्लॉटिंग कारक ही क्लॉटिंग कराएगा। तो जैसे ये क्लॉटिंग कारक मुक्त हुआ, हमारे ब्लड में एक क्लॉटिंग के लिए जो एंजाइम पाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है थ्रोम्बिन एंजाइम। कौन सा नाम दे रहा हूं मैं? थ्रोम्बिन एंजाइम। लेकिन वो थ्रोम्बिन एंजाइम पाया जाता है निष्क्रिय रूप में, जिसको नाम दिया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन ये है निष्क्रिय एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय एंजाइम। और ये जो क्लॉटिंग कारक मुक्त हुआ है ना, ये इस एंजाइम को सक्रिय करता है, तब ये बन जाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन। और अब ये हो गया कौन सा एंजाइम भाई? सक्रिय एंजाइम। अब बताओ, एंजाइम सक्रिय हो गया तो डेफिनेटली जो काम वो करता है वो करेगा, और थ्रोम्बिन एंजाइम ही क्लॉटिंग कराता है। और अभी अपन ने जब पढ़ा था ब्लड में प्रोटीन, तो अपन ने बताया था कि रुधिर का थक्का होता है जब फाइब्रोनोजन प्रोटीन, जो कि रेशेदार प्रोटीन है, वो जमता है। तो ये जो क्लॉटिंग के लिए जो एंजाइम सक्रिय हुआ थ्रोम्बिन, ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन पे काम करेगा। फाइब्रोनोजन प्रोटीन, और इस पे काम करता है थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम, और फाइब्रोनोजन को ये कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन। तो फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन था उस पर थ्रोम्बिन एंजाइम ने काम किया, और इसमें कैल्शियम आयन सहायक होते हैं। इस प्रोसेस में कैल्शियम आयन सहायक हैं। किसमें? जब ये काम हो रहा है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है ना, उस दौरान ये कैल्शियम आयन सहायक है। और फाइब्रिन हो गया, तो फाइब्रिन का जो बहुलक है, यानी बहुत सारे फाइब्रिन जब आपस में जुड़ जाते हैं, फाइब्रिन के बहुलक को नाम दिया जाता है थक्का। फाइब्रिन का बहुलक। तो फाइब्रिन एक स्कंदित प्रोटीन हो गया। तो बताओ, सबसे पहला प्रोसेस चोट लगना। चोट लगने से क्षतिग्रस्त रुधिर से रुधिर का बहना। रुधिर का बहना, तो रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर बाहर निकल रहा है, उस दौरान वायु के संपर्क से प्लेटलेट का विखंडन हुआ, उससे क्लॉटिंग कारक मुक्त हुआ। ये मुक्त होना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक क्लॉटिंग कारक मुक्त नहीं होगा,
क्लॉटिंग कारक नहीं बनेगा तब बताओ ये आगे का प्रोसेस होगा क्या? क्लॉटिंग कारक मुक्त होगा तभी तो ये एंजाइम सक्रिय होगा, और ये एंजाइम सक्रिय होगा तभी ये काम होगा। तो इस एंजाइम के सक्रिय होने के लिए जरूरी है, और ये तभी मुक्त होगा जब प्लेटलेट का विखंडन होगा। और प्लेटलेट का विखंडन कब होगा? जब वो प्लेटलेट रुधिर वायु के संपर्क में आएंगी। वायु के संपर्क में तभी आएगी जब चोट लगेगी। समझ में आया? तो चोट लगने से रुधिर बहना जैसे शुरू होता है, प्लेटलेट का वायु संपर्क से विखंडन होता है, उससे क्लॉटिंग कारक रिलीज होता है जिसका नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फाइब्रोन जो प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम है उसको सक्रिय कर देता है, और थ्रोम्बिन जैसे ही सक्रिय हुआ वो फाइब्रोजन प्रोटीन को जमा देता है, फाइब्रिन बन जाता है। इसमें इस क्रिया में कैल्शियम आयन सहायक होते हैं, और फाइब्रिन के बहुलक को ही थक्का कहा जाता है, जो क्षतिग्रस्त भाग में जमकर रुधिर के स्राव को रोक देता है। इस तरह से रुधिर के बहने की क्रिया, रुधिर का थक्का बनने की क्रिया विधि होती है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन सी रुधिर कणिका करती है? प्लेटलेट। रुधिर का थक्का में काम आने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन। रुधिर के थक्के में जमने वाला प्रोटीन, काम आने वाला प्रोटीन नाम आएगा फाइब्रोनोजन। रुधिर का थक्का बनने में सहायक आयन नाम आएगा कैल्शियम। एक क्वेश्चन आता है रुधिर का थक्का बनने से संबंधित विटामिन, तब नाम आता है विटामिन के। तो बताओ विटामिन के का यहां क्या काम है? विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बन पाता, कारण ये विटामिन के की कमी थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण को रोकेगी, यानी क्लॉटिंग कारक के रिलीज होने को रोके जाएगा। तो विटामिन के की कमी होगी तो क्लॉटिंग कारक रिलीज नहीं होगा, तो बताओ प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम सक्रिय होगा क्या? वो नहीं होगा तो फाइब्रोनोजन प्रोटीन जमेगा कैसे? रुधिर का थक्का बनेगा कैसे? वो रहता है उसमें। एक पॉइंट अपन पढ़ते हैं रोगों में कि कौन सा ऐसा आनुवांशिक रोग है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता या चोट लगने पर रुधिर का बहना रुकता नहीं है, तो नाम आएगा हीमोफीलिया। वो रोग में अपन डिस्कस करेंगे। तो हीमोफीलिया वो आनुवांशिक रोग है जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। अच्छा, अब इसी चीज को अपन ऐसे डिस्कस करें कि रुधिर थक्का बनने की सामान्य अवधि, रुधिर थक्का बनने की सामान्य अवधि की अगर अपन बात करेंगे, भाई चोट लगने पर कितनी देर बाद में आप ये कहोगे? तो थक्का बनने की सामान्य जो अवधि होती है वो होती है भाई 2 से 8 मिनट। और यदि गहरी भाई ये स्थिति ये है, सामान्य अवधि मैंने बता दी है 2 से 8 मिनट, यानी सामान्यतः चोट लगने के 2 से 8 मिनट के बाद में रुधिर का थक्का स्वतः ही बन जाता है। अगर इसके बाद में रुधिर का थक्का नहीं बन रहा है सामान्य चोट में, चोट गहरी हो तो ये समय अवधि और बढ़ सकती है। अगर सामान्य चोट में भी अगर इस ड्यूरेशन में थक्का नहीं बन रहा तो फिर उसे बोला जाता है हीमोफीलिया रोग। तो ये नहीं कि चोट लगते ही तुम चिल्लाने लग जाओ मेरे तो थक्का ही नहीं बन रहा, मेरे तो हीमोफीलिया रोग है। ये अवधि जो बताई अपन ने थक्का बनने की सामान्य अवधि, तो हमने रुधिर कणिका में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों को डिस्कशन किया। रुधिर का पूरा संगठन अपन ने डिस्कस किया जिसमें ये सारे मौजूद जो अपन ने सारी चीजें पढ़ी। अब कल अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन ब्लड ग्रुप, वो इसी से संबंधित आएंगे। ब्लड का कंपोजिशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है, रुधिर का संगठन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल अपन पढ़ेंगे रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, वो अपन कल डिस्कस करेंगे।